हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज फिर एक नई क्लास के साथ आप लोगों के सामने अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चाएं हम लोग कर रहे थे। राष्ट्रपति की आपातकाल में मिलने वाली दो शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य का आपातकाल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अर्थात वित्तीय आपातकाल क्या है? जब देश की वित्तीय शाखा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। लिस्टन टू केयरफुली। जब देश की वित्तीय शाखा को खतरा उत्पन्न हो जाता है या विदेशों से उधार मिलना बंद हो जाता है, जब देश की वित्तीय शाखा को खतरा उत्पन्न हो जाता है और दूसरे देशों से उधार मिलने की संभावना भी न के समान हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में गौर फरमाइएगा, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता कि देश की वित्तीय स्थिति डगमगा गई है, बैंक दिवालिये हो गए हैं, एक तरीके से धन की कमी देश के अंदर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद क्या करेगा? मंत्री परिषद सिफारिश करेगा राष्ट्रपति के पास। किसकी? आर्टिकल 360 की उद्घोषणा की। ध्यान में रखना, इसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल। क्लियर? समझ में आई बात कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है? सीधी सी डेफिनेशन है कि भारत की वित्तीय शाखा को खतरा उत्पन्न होने पर मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाएगा? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। दूसरे देशों से सहायता की उम्मीद नहीं होती, उधार मिलना बंद हो जाता। समय देख लेते हैं कि वित्तीय आपातकाल का समय कितना होता है, यानी कितने समय तक वित्तीय आपातकाल है वो लगाया जा सकता है। देखो, एक बार वित्तीय आपातकाल लगाने के बाद, एक बार अगर वित्तीय आपातकाल लगा दिया गया है, एक बार वित्तीय आपातकाल लगाने के बाद अगले 2 महीने में संसद की अनुमति लेना जरूरी, संसद की अनुमति लेना आवश्यक। समझ गए ना? ये नहीं कि वो निश्चित काल के लिए होगा। एक बार अगर वित्तीय काल की घोषणा कर दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 2 माह के अंदर संसद से 2 माह तक तो प्रभावी रह जाएगा। कौन सा? जब मंत्री परिषद ने सिफारिश किया, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 360 की घोषणा कर दी, तो 2 माह तक किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। समझ गए ना? जरूरी नहीं है, लेकिन 2 माह के अंदर ही क्या करना पड़ेगा? संसद से अनुमति लेना पड़ेगा, अगर वित्तीय आपातकाल को और आगे तक लेके जाना है तो। समझ में आ गई ना इतनी बात? फिर इसको अनिश्चित काल तक प्रभावी रखा जा सकता है। एक बार अनुमति लेना आवश्यक है, उसके बाद में अनिश्चित काल तक ये प्रभावी रह सकता है। समझ गए ना? तो वित्तीय आपातकाल के
अनुमति 2 माह के अंदर लेना आवश्यक है, उसके बाद अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा। अब वित्तीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल को समाप्त सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? सामान्य बहुमत। यदि संसद में जो प्रस्ताव लाया जाएगा, कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? वित्तीय आपातकाल को हटाने से संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा और संसद के दोनों ही सदनों से क्या हो जाएगा? सामान्य बहुमत से अगर जो प्रस्ताव लेकर के आया गया प्रस्ताव अगर सामान्य बहुमत से पारित हो गया तो वित्तीय आपातकाल को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, नोट करने वाली बात है, विशेष बात है कि आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की गई है। यह हो भाग्य समझो हमारा कि भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं हुई हैं कि अनुच्छेद 360 का सहारा लेना पड़े, क्योंकि प्राचीन काल से ही जो अन्य देश हैं उनके साथ हमारे संबंध है वो मधुर रहे हैं। नेबरहुड जो पॉलिसी है वो हमारे राजनेताओं की रही है, इसीलिए ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं बनी है कि हमें वित्तीय आपातकाल जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। तो आगे देख लेते हैं कि अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो प्रशासक और न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में क्या की जाती है? कटौती की जाती है। यानी जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी जो प्रशासक होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती करके आम जीवन तक सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। समझ गए ना इतनी बात को? और वित्तीय आपातकाल के समय राज्यों का जो बजट है वो भी किसकी अनुमति से रखा जाएगा? राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? समझ में आई ना इतनी बात? ये तो है वित्तीय आपातकाल। ध्यान से हमने तीनों आपातकाल पढ़ लिए हैं। 360 352 पढ़ लिया है, 356 पढ़ लिया है और 360 पढ़ लिया है। ध्यान में रखना, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों से संबंधित आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल। कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत आपातकालीन शक्तियां मिली हुई हैं? ये 10th क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ध्यान रखना, आपातकाल में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां मिली हैं। इन शक्तियों के बारे में हमने विस्तार से समझा भी है, चर्चा भी की है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक है वो समाप्त हुआ। यहाँ पर हमने संसद पढ़ा था, संसद स्टार्ट किया था और संसद के अंदर देखिए आपको बता देता हूं, तक जो हम टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, पहले संसद के बारे में चर्चा की कि संसद को पहले क्या कहा जाता था, इसका उद्घाटन कब हुआ, संसद के पावर, इसके पार्ट्स। फिर हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा और लोकसभा राष्ट्रपति के बारे में हमारा टॉपिक आज समाप्त हुआ। तो गाइस, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बार बार वीडियो देखना। आई होप आप समझ जाओगे। आज का अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उपराष्ट्रपति का। क्या होगा? उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है। अगला जो पदानुक्रम की दृष्टि से देखें तो उपराष्ट्रपति,
क्योंकि ये राज्यसभा वाला है, ये भी 10th क्लास के अंदर है। तो आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देखिए, ये बात अनुच्छेद 63 में, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी अनुच्छेद 63 में इस बात का उल्लेख है, प्रावधान है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 के अंदर। समझ गए ना? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में। समझ गए ना इतनी बात को? अब देखिए 63 के बाद में अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 64। अब अनुच्छेद 64 के अंदर क्या है? देखो, जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे, आपको ध्यान हो तो अगर वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति होता है वो कौन होता है? वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। यह आर्टिकल में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये बात बताई थी, आपने ध्यान दी? क्वेश्चन पूछते हैं 10th के अंदर कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। और उस समय वासी लेते थे, अब बैठ के सोते हो, व्यूज नहीं आ रहे हैं, से साफ पता है ना, आलस से ठीक नहीं होता है, पढ़ो, पढ़ने की टाइम है। तो अनुच्छेद 64 में के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। ये बात याद होती है तो कर लो, नहीं होती है तो बाद में हो जाएगी, लेकिन ये बात जरूर याद रखनी है। इस बात को जरूर याद रखना है कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर ना? इतनी बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखो, ये भारत के उपराष्ट्रपति वाली जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो यहाँ खत्म हुई। अब ये राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता तो इसको वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। किसके रूप में मिलेंगे? वो राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सिर्फ शपथ ना वो किसके रूप में लेता? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में लेता है, क्योंकि ये बात मैंने बताई थी कि राज्यसभा का सभापति शपथ हमेशा भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में ही लेता है। आगे देखना, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में क्या है? अनुच्छेद 65 में इस बात का प्रावधान है, अगर किन्हीं कारणों से, लिस्टन टू केयरफुल, अगर किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य, समझ गए ना। यदि 65 में पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। इतनी बात समझ में आ गई ना। किसके रूप में कार्य करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 65 में। तो इतनी बात समझ में आई। अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 के अंदर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का समाप्ति होगा। अनुच्छेद 65 के अंदर क्या है? पद रिक्त वाली बात है कि अगर किसी कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इतनी बात समझ में आई। आगे चले क्या? अरे बोल तो दो। चले देखो, अब देखिए, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो वेतन भत्ते वगैरह है वो उसको न कि उपराष्ट्रपति के रूप में बल्कि किस रूप में मिलेंगे? राष्ट्रपति के रूप में। जो वेतन भत्ते मिलते हैं ना, मान लीजिए कि भाई जो वेतन भत्ते शक्तियां हैं वो शक्तियां पूरी जो एक राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं उसी रूप में मिलेंगी, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। समझ में आई इतनी बात? अब देख लेते हैं अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है बोल के बताना। अनुच्छेद 66 योग्यता। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। योग्यता कि उपराष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली बात आपको बखूबी बताया हुआ है, कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। वह व्यक्ति कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए? उसके पास इंडिया की। कहाँ की होनी चाहिए? इंडिया की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु, मैक्सिमम जो एज है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आपको बताया था एक बार कि राष्ट्रपति है इसकी 35 होनी चाहिए, राष्ट्रपति की उम्र एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यपाल की कितनी होनी चाहिए? 35। समझ गए ना? तीनों की एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आपको बताया था कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मंत्रियों की कितनी होनी चाहिए? चीफ मिनिस्टर की कितनी होनी चाहिए? 25। बताया था ना आपको। राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा के सदस्य की कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। एमएलसी जो होते हैं विधान परिषद के सदस्य, उनकी भी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर हो जाए इतनी बात?
लाभ के पद पर न हो। तीसरी बात कौन सी है? किसी भी लाभ के पद पर न हो। और चौथी बात कौन सी आएगी यहाँ पर? क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, इसीलिए उसमें योग्यता वो होनी चाहिए जो एक राज्यसभा सदस्य के लिए होती है। क्लियर? मतलब एक राज्यसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यताएं किसके पास होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रहता हो? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। समझ गए क्या इतनी बात को? समझे? समझे क्या? मैं आने वाला क्वेश्चन में बता देता हूँ, काफी बार पूछ देते हैं। राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति की योग्यता पूछ लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रधानमंत्री की योग्यता पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता पूछ सकते हैं, मंत्रियों की योग्यता पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री की पूछ सकते हैं। वो आपके राज्य सरकार वाला चैप्टर है उसमें। अब देखिए, वह व्यक्ति भारत का नागरिक को न्यूनतम एज है वो 35 और वो होनी चाहिए कम से कम, या इसके 35 तो होनी चाहिए। लाभ के पद पर न। लाभ के पद से यहाँ क्या मतलब है? एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक पद पे नहीं रह सकता, पद को धारण नहीं कर सकता। अगर ये भारत का उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का सदस्य बन रहा है, या कोई मंत्री है मान लीजिए, तो फिर वो नहीं, उसको एक से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। एम वेंकैया नायडू है, वो क्या है? राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे। कहां से? राजस्थान से। उसको केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन उसने मंत्री वाला पद है, उससे इस्तीफा देना पड़ेगा, और दिया, तभी वो क्या बना? भारत का उपराष्ट्रपति बना। तो एक पद के अलावा किसी अन्य पद को धारण नहीं किए गए, यानी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। आपको बताया था ना, राज्यपाल है, राष्ट्रपति, इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। समझ गए ना? तो इस प्रकार से आर्टिकल 66 तक हमने योग्यता पढ़ ली उपराष्ट्रपति की। इस वीडियो को देखना, फायदा उठाना, तब तक के लिए घर पे रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद।